मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्थिक सर्वेक्षण। जैसा कि आप जाने हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है इंडियन इकोनॉमी के बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो पूरा जो करंट इकोनॉमी है कहीं न कहीं वो 2 चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर करता है। एक तो जो है आपका करंट बेसिस के साथ-साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ये 2 चीज़ों को अगर आप बिंदुवार तरीके से समझ पाएँगे, क्योंकि बजट भाषणों से जो है हम लोगों को सारी बातें स्पष्ट हो नहीं पाती हैं। इस स्थिति में हमको ये ज़रूरी है कि हम इसको बिंदुवार तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो आइए इसी क्रम में जो है हम लोग आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में 3 एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बीते हुए वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जबकि बजट में जो है 3 वित्तीय वर्षों का ज़िक्र होता है। एक बीता हुआ वित्तीय वर्ष और दूसरा जो वर्तमान चल रहा होता है और उसके बाद भविष्य में क्या चीज़ें करनी है, ये भी जो है चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जबकि इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता है, वह वित्तीय वर्ष कैसा रहा है, जो विभिन्न तरह की योजनाएँ चली हैं या सरकार के बजट का जो इन्वेस्ट किया गया, वह कैसा रहा, आर्थिक विकास की क्या स्थिति रही या भविष्य में क्या रहेगा, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें आपको विशेष ध्यान रखना है कि 2022-23 के जो आर्थिक सर्वेक्षण है और आने वाले वित्तीय वर्ष का 2023-24 का जो वर्ष होगा, उसमें क्या अनुमान रहेगा, सारी बातें हम लोग इसमें समझेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि ये इकोनॉमिक सर्वे आपके पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने अपने अभिभाषण में बहुत सारी बातें कही और आप इसको अगर पढ़ेंगे तो पूरा बुक जो है आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम उसमें से समराइज चीज़ आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महामारी से भारत की अर्थव्यवस्था पर बाहर निकल चुकी है और आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 से 6.8% जो भारतीय का आर्थिक विकास है वो रहने का अनुमान है। तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले वित्तीय वर्ष में 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। और भारत सरकार ने ये सबसे बड़ी घोषणा इसमें ये कर दी है कि अब अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से जो है बाहर आ चुकी है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखेंगे हम लोग। जैसे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले एक दिन प्रस्तुत किया जाता है। ये बातें अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी जानते हैं। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शक में आर्थिक मामलों के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है, देखो हर मंत्रालय में अलग कई विभाग होते हैं और उसमें जो आर्थिक मामलों का विभाग है वह इसको तैयार करता है। यह पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। तो जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके लिए क्या सरकार जो है अनुमान लगाती है बहुत सारी चीज़ों पर, उसको लेकर के भी इसमें जो है चर्चा होती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है और जिसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यापार पर डेटा शामिल है। तो मेन देखो जीडीपी अगर आप आर्थिक जब इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले चैप्टर जीडीपी पढ़ते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो देखो जीडीपी का सीधा जो संबंध है वस्तु और सेवा के उत्पादन से है। जब हम लोग एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवा का जितना उत्पादन हुआ उस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जब निकाल लेते हैं
तो हम लोग उसको जो है क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो अर्थव्यवस्था में मूल तरह के 2 उत्पादन होते हैं, आपको मालूम है, एक वस्तु का उत्पादन और दूसरा सेवा का उत्पादन। तो और भारत में अर्थव्यवस्था में जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है वस्तु के उत्पादन की अपेक्षा। तो जैसा आप जानते हैं कि वस्तुओं को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि सेवा को सिर्फ महसूस करते हैं, लेकिन उसका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा मुद्रास्फीति की बात होती है, इन्फ्लेशन की बात होती है, और लगातार इस समय जो अर्थव्यवस्था का संकट चल रहा है इन्फ्लेशन का, और आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है विपक्ष का यही बयान आता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। मुद्रास्फीति का सीधा जो संबंध होता है वो महंगाई को लेकर होता है। यानी जब सामान्य दिनचर्या में या अपने सामान्य जीवन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी वस्तु यदि हम खरीदते हैं तो सामान्य कीमत की तुलना में यदि वो महंगी मिल रही है तो हम लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ने का सीधा संबंध जो है आर्थिक भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब इस मुद्रास्फीति के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का उत्पादन मांग की तुलना में कम हो। दूसरा जो है इसका ये भी पक्ष होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है उस मूल्य की तुलना में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। तो आप सोचते होंगे कि मुद्रा की मात्रा बढ़ती कैसे है। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने का जो सीधा संबंध है वो बैंकिंग सिस्टम से है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां या जो है छोटे लघु उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक जितने उत्पादन कार्य हैं सब कहीं न कहीं से बैंकिंग जो लोन है उस पर डिपेंड करता है। और हर व्यापारी, हर व्यवसायी, हर उद्योगपति जो है बैंकों से लोन लेते हैं। तो जब वो नया इन्वेस्ट करते हैं तो भारी मात्रा में, जैसे देखो आप वस्तु का आजकल अमूमन हम लोग खरीदारी, जैसे कार का है, मोबाइल का है, टेलीविजन, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जो हम लोग फाइनेंस करा करके खरीद लेते हैं। तो ये फाइनेंसिंग सिस्टम में कभी कभार होता ये है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा कम होती है और उसके तुलना में मुद्रा ज्यादा हो जाती है। तो इसके वजह से भी मुद्रास्फीति क्रिएट होती है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा भारत में ये देखने को मिलता है कि जो परिवहन लागत जब बढ़ती है, अर्थात जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होती है, खासतौर से डीजल के कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसका सीधा प्रभाव जो है महंगाई पर देखने को मिलता है, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ती है और लागत बढ़ने से व्यापारी जो है क्या करेगा, अपना लाभ भी बढ़ाने का प्रयास करेगा और ऐसे में वस्तुएं अपने आप महंगी हो जाती है। तो तीसरा मुद्दा इसमें रोजगार की बात की जा रही है। तो रोजगार आप जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा विकट समस्या चल रहा है। लेकिन रोजगार क्या सिर्फ जो है गवर्नमेंट सेक्टर को ही कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वही सिर्फ रोजगार का कार्य कर रहा है? नहीं। अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन में यदि आप योगदान कर रहे हैं तो आप रोजगार की स्थिति में हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए कई शर्तें निर्धारित होती हैं। जैसे अगर हम बेरोजगारी को डिफाइन करें तो व्यक्ति अगर अपनी योग्यता के अनुसार और कार्य करने की इच्छा के अनुसार यदि कार्य नहीं पाता है या उसको उतना पारितोषिक नहीं मिलता है तो उसे हम लोग बेरोजगार कहते हैं। और यही रोजगार की स्थिति, अगर ये सारी चीजें उसको मिल नहीं तो रोजगार है गया। व्यापार पर डेटा शामिल थे। तो ये जो है 4 बिंदु इस पे महत्वपूर्ण है। तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, ये पहला सवाल आपका है। 1950 से 51 में पहला वित्तीय वर्ष, चूंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ण रूप से लागू हुआ और उसी दिन को हम लोग भारत को पूर्ण रूप से गणतंत्र मानते हैं और भारत का पहला राष्ट्रपति उसी दिन नियुक्त होता है। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, इसके बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया। तो दूसरा सवाल महत्वपूर्ण ये है कि किस वर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग किया गया है, तो वह है 1964 का वर्ष। तो वर्ष 2023 में 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही है उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश है जिसने 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराक उपयोग किया है। ये हमारे मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी सफलता रही कि हम लोग
वैश्विक स्तर पर विज्ञान के जगत में, चिकित्सा विज्ञान के जगत में वो मुकाम हासिल कर पाए, जिस उस स्तर पे पहुंच पाए जहां पर दुनिया के विकसित देशों की स्थिति है, अर्थात अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों के बराबरी में। तो ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी सफलता रही है और आज उसी टीकाकरण की देन रही कि आज हम लोग कोरोना महामारी से कहीं कहीं नियंत्रित हुए। तो ये बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान था भारत सरकार के द्वारा, जो कि पूरी तरीके से मुफ्त रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार ने उन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई जिसे हम लोग बोलते हैं, हेतु ऋण तेजी से वृद्धि हुई है। तो भारत सरकार इस रिपोर्ट में कह रही है कि 2022-23 में एमएसएमई है, इनमें जो है ऋणों में तेजी से वृद्धि की गई, अर्थात ये जो एमएसएमई के जो उत्पादन है उनमें कहीं की ग्रोथ आपको देखने मिला। फिर वर्तमान चुनौतियां क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें एक तो बहुत बड़ी समस्या होती है, लगातार आप न्यूज में पर डे सुनते हैं कि रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। तो रुपए में जो लगातार गिरावट है ये कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। यूएस फेड की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की संभावना शामिल है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम रुपए को गिरने से बचाएं। चालू खाता घाटा भी बढ़ना जारी रह सकता है, क्योंकि वैश्विक पण्य कीमतें भी ऊंची बनी हुई है। तो जो वर्ल्ड लेवल पर महंगाई है वह चालू खाते का मतलब यह होता है कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो आपका व्यापार चल रहा है, आयात निर्यात चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं चालू खाते के तहत जो है सारी चीजें खर्च होती है। तो उसमें जो है ये संभावना है कि इसमें क्या होगा, इसका घाटा बढ़ेगा आपका। जो है भारत सरकार 2023-24 के लिए आउटलुक क्या दे रही है कि वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व निजी संस्थाओं और पूंजी निर्माण उद्योगों द्वारा हो रहा है, जिसे से रोजगार का सृजन हो रहा है। तो भारत सरकार सीधे जो है अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर रही है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट सेक्टर के, निजी सेक्टर संस्थाओं के नेतृत्व में बढ़ रहा है। यानी रोजगार हमारा सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ा है? निजी क्षेत्र में। आपातकालीन क्रेडिट लिंक गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के द्वारा एमएसएमई से ऋण की प्राप्ति सरलता से हो रही है, जिससे उनकी ऋण संबंधी समस्याओं में कमी आई। देखो, एमएसएमई का जो ऋण होता है बहुत कठिन प्रक्रिया होती थी मिलने के लिए, क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। कि जैसे आप 10 लाख 5 लाख रुपए का अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक छोटे से उद्योग में, जैसे मान लीजिए आप अगरबत्ती का उत्पादन करना चाहते हैं या कैंडल बनाना चाहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग आप चलाना, बिस्किट का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ऋण होता था बैंक जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है विशेष सुविधा दे रखी है, जिसका नाम है ईसीजीएस। तो ईसीजीएस के थ्रू जो है भारत सरकार ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है कि इसके तहत जो है ऋण में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में गिरावट का अनुमान है, किंतु वित्त वर्ष 2024 में भारत में सशक्त क्रेडिट वितरण और पूंजी निवेश चक्र के साथ तेज वृद्धि होने की संभावना है। भारत सरकार यह बात कर रही है कि 2023 का जो वर्ष होगा उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन यह भी एक सकारात्मक पक्ष ये है कि 2024 तक भारत की आर्थिक जो वृद्धि दर है वो तेज होने की संभावना है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार और पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे उपायों से आर्थिक विकास का समर्थन होगा एवं विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये अब आइए देखा जाए इस मध्यम अवधि का विकास का परिदृश्य क्या रहा। वर्तमान दशक 1998 से 2002 के समान, जहां परिवर्तनकारी सुधारों के वजह से अस्थायी झटकों के कारण विकास प्रतिफल प्राप्त करने में देरी हुई थी, लेकिन संरचनात्मक सुधारों का प्रतिफल बाद में विकास लाभांश के रूप में प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 से 22 के अवधि में क्या हुआ आपको? 2014 से 22 के अवधि में आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण अवधि है, जिनमें विभिन्न सुधारों का उद्देश्य जीवन को सरल और व्यवसाय को आसान बनाना है।
तो भारत सरकार का इस जो दशक में ये विशेष प्रयास ये रहा है कि वो जो है व्यवसाय को बहुत ही सरल बनाना चाह रही है। ये सुधार सार्वजनिक उत्पाद बनाने, विश्वसनीय शासन, निजी क्षेत्र के साथ सहभागीदारी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर आधारित है। हालांकि बैलेंस शीट संबंधी तनाव और वैश्विक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान प्रमुख माइक्रो इकोनॉमिक घटक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। 2023 से 30 तक में परिदृश्य एक आउटलुक है भारत सरकार का कि महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में विकास का परिदृश्य बेहतर है और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में अपनी क्षमता बढ़ने हेतु तैयार है। तो भारत सरकार अपना आउटलुक प्रस्तुत कर रही है। राजस्व संबंधी राजकोषीय विकास, आइए देखा जाए। प्रत्यक्ष कर और वस्तु सेवा कर, जीएसटी राजस्व में वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वित्तीय वर्ष 2023 में लचीलापन देखा गया है। राजस्व वृद्धि और प्रदर्शन कैसा रहा, तो आपको बता दें कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की साल दर साल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों और जीएसटी दोनों को मजबूत वृद्धि से प्रेरित थी। तो सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम 2022 तक, अप्रैल से नवंबर 2022 तक की जो स्थिति है उसमें रेवेन्यू जो है काफी प्राप्त हुआ है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, क्योंकि जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इन्वेस्ट भी अपने आप बढ़ेगा। जीएसटी ने खुद को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित किया है। देखो, जीएसटी एक बहुत व्यापक जो है सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो लगभग सब इसमें इंक्लूड है। और अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जो अर्थव्यवस्था में गरीब से लेकर के अमीर व्यक्ति तक को शामिल करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हर व्यक्ति खरीदता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में मजदूरी कर रहा हो, चाहे वो भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति हो। हर व्यक्ति वस्तु की खरीदारी जरूर करता है और सेवा भी लेता है। तो जब हम कोई वस्तु और सेवा खरीदते हैं तो उसके बदले में जो उसमें कर इंक्लूड होता है, जो कर शामिल होता है, वही क्या है? अप्रत्यक्ष कर। तो ये जान लीजिए कि जीएसटी से बाहर कोई भी नहीं है। यही कारण है कि जीएसटी भारत सरकार को बहुत बड़ा राजस्व देती है और राज्यों के लिए भी। तो पिछले कुछ वर्षों में केंद्र का पूंजीगत व्यय जीडीपी वित्त वर्ष 2009 से 2020 के बीच में 1.7% से बढ़कर के वित्त वर्ष 2022 के अंतिम वास्तविक जो आंकड़े आए हैं उसमें 2.5% हो गया है। तो ये ग्रोथ देखा गया है जीडीपी के पूंजीगत व्यय में। तो ये बहुत बड़ा जो सकारात्मक पहलू अगर इसको देखा जाए तो है भारत सरकार के लिए, क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय में वृद्धि होती है तो आर्थिक जो विकास हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें तेजी आती है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार को लाभ अर्जित होता है। जब सरकार को लाभ अर्जित होगा तो सरकार फिर से इन्वेस्ट करेगी और पूंजीगत व्यय बढ़ना अर्थव्यवस्था का एक सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से सरकार को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, वह सिर्फ कल्याणकारी कार्यों के लिए होता है। यही कारण है कि जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो नेगेटिविटी को प्रदर्शित करता है, नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि हम लोग सब्सिडी देखिए, लगातार भारत सरकार सब्सिडी कटौती में जो है जोर दे रही है। बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी मिलना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां से एक्सपेंडिचर कैसा बढ़ता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय बढ़ता है। पूंजीगत व्यय पर खर्च को प्राथमिकता देनी है तो केंद्र ने ब्याज मुक्त ऋण और उधार सीमा में वृद्धि के माध्यम से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया है। ये एक संकेत है। विशेष रूप से सड़क, राजमार्ग, रेलवे, आवास, शहरी मामले जैसे बुनियादी ढांचे और गहन क्षेत्रों में बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के मध्यम अवधि के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा पहलू है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि सड़कों के निर्माण में वृद्धि होती है, राजमार्गों में वृद्धि होती है, रेलवे के निर्माण में वृद्धि होती है, आवास में, शहरी जो ढांचा है उसके विकास में, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूंजीगत व्यय से। तो सतत ऋण से जीडीपी अनुपात की ओर आइए देखा जाए। पूंजीगत व्यय आधारित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की रणनीति से वृद्धि ब्याज दर अंतर सकारात्मक रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यम अवधि में एक अस्थायी ऋण जीडीपी अनुपात प्राप्त होगा।
मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपना सख्त मौद्रिक चक्र शुरू किया है। तब से उन्होंने रेपो दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। इससे अधिशेष तरलता में कमी आई है और वित्तीय संस्थानों में बैलेंस शीट में सुधार हुआ है, जिससे उनके लिए पैसा उधार देना आसान हो गया है। फिर यह अनुमान लगाया गया है कि निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि क्रेडिट वृद्धि में विस्तार का समर्थन जारी रखेगा, जिससे एक सकारात्मक निवेश चक्र शुरू होगा। तो आरबीआई जो है अप्रैल 2022 में अपना एक सख्त मौद्रिक चक्र शुरू किया। इसमें जो रेपो दर का जो बेस है, बेस रेट है, उसको उसने वृद्धि की और इससे क्या होगा कि इससे जो अधिशेष बचत की जो तरलता है, लिक्विडिटी है, उसमें कमी आई है। यानी बैंकों की बचत में कमी आई है। तो बैंकों के बचत में कमी का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में अब ऋण बैंकें ज्यादा से ज्यादा देंगी। ऋण ज्यादा से ज्यादा देंगी तो तरलता इकोनॉमी में बढ़ेगी और उसके साथ साथ निवेश भी बढ़ेगा। प्रदर्शन और वृद्धि क्या रही है? एससीबी यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सर्कल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात 5 के रूप में 7 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है और पूंजी से जोखिम संपत्ति अनुपात 16% पर आ गया है। तो ये आप समझिए, गैर निष्पादित संपत्तियों में भारत सरकार कह रही है कि कमी आई है। ये 5 हो गया है, 5 के रूप में 7 वर्षों के निचले स्तर पे आ गया है। देखो, एनपीए बहुत बड़ी समस्या थी इकोनॉमी की। एनपीए बढ़ना, एनपीए आप सामान्य भाषा में जानते हैं एनपीए है क्या? जब कोई ऋण अपनी ऋण अवधि का कार्यकाल जब कंप्लीट कर लेता है और उस अवधि के दौरान जब ऋण की वापसी नहीं होती है तो वह ऋण जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग एनपीए बोलते हैं। तो भारत सरकार ये बता रही है कि ये पिछले 7 वर्षों में जो एनपीए है वो कमी आई है। एनपीए में कमी आने का मतलब है कि जो बैंकिंग सिस्टम हमारा है वो मजबूत हुआ है, कहीं के उसमें अच्छी स्थिति आ गई है। वित्त वर्ष 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आईबीसी के माध्यम से रिकवरी दर तथा अन्य माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक थी, जो एससीबी के प्रति सकारात्मक रुझान को दर्शाती है। भारत सरकार ये रिपोर्ट में कर रही है कि जो ऋण की रिकवरी दर है उसमें वृद्धि हुई है। किसके माध्यम से? आईबीसी के माध्यम से। यही कारण था कि जो एनपीए है उसमें कमी आई है। वर्ष 2022-23 में कीमतों की मुद्रास्फीति की क्या स्थिति रही है, इसको देखा जाए। वर्ष 2022 में भारत ने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के 3 चरणों का सामना किया है। पहले चरण के दौरान जनवरी से अप्रैल तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव के कारण फसल उत्पादकता में कमी की वजह से मुद्रास्फीति 7.8 पर पहुंच गई है। तो ये मुद्रास्फीति जो है कितनी है? 7.8% वार्षिक रिपोर्ट में बता रहा है आपको। हालांकि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित कार्रवाई ने दिसंबर तक इसको 5.7% गिरावट के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने की मदद की है। तो आरबीआई के हस्तक्षेप से ये इन्फ्लेशन रेट आपका और भी डाउन हुआ है। फिलहाल अभी बहुत सारी चीजों में महंगाई आपको देखने को मिल रही है। इसमें कुछ बाधाएं देखने को मिली हैं, जैसे कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का जो अंतर है वो अधिक बढ़ गया है। साथ ही कोर मुद्रास्फीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दरअसल हम आपको बता दें कि जो भारत सरकार जो इन्फ्लेशन रेट आपको जारी करता है वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी भारत सरकार की महंगाई थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर रहती है। लेकिन जब हम लोग खरीदारी करते हैं वह खरीदारी उपभोक्ता, चूंकि इकोनॉमी हम लोग उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता ही तो अंतिम रूप से वस्तु को खरीदता है। तो यहाँ पर महंगाई अभी भी ज्यादा है। यही कारण है कि थोक वस्तुएं सस्ती हैं और फुटकर में वस्तुएं हम लोगों को महंगी मिल रही हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये शुभ संकेत नहीं है, इसमें सुधार करने की जरूरत है।
विनियामक उपाय। सरकार ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिसमें शामिल थे पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क को कम करना, प्रमुख आदानों पर आयात शुल्क को शून्य पर लाना, गेहूं उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध व चावल पर निर्यात शुल्क लगाना, कच्चे और प्रसंस्कृत पाम तेल पर मूल शुल्क को कम करना। आरबीआई का पूर्वानुमान क्या है? आरबीआई ने निकट भविष्य में अनाज, मसालों और दूध के लिए उच्च घरेलू कीमतों का अनुमान लगाया है। मुख्य रूप से आपूर्ति की कमी और बढ़ती फीड लागत के कारण जो है इसमें वृद्धि हो सकती है। बदलती जलवायु भी विश्व भर में उच्च खाद्य कीमतों की जोखिम को बढ़ा रहा है। अभी देखो आप, पाकिस्तान में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, और इस समस्या आई कहां से? ये पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ ने कृषि क्षेत्र को तबाह कर दिया था, और यही कारण है कि आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा खाद्यान्न संकट चल रहा है। तो ये जो जलवायु है, जलवायु कहीं ना कहीं कृषि के उत्पादन पर प्रभाव डालेगा, और इसके वजह से कृषि क्षेत्र के जो खाद्य उत्पाद है उनमें भी वृद्धि होने की संभावना है। 2022-23 के दौरान भारत में सामाजिक बुनियादी ढांचे और रोजगार की स्थिति क्या रही है? सरकार ने समाज क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया, मानव पूंजी निर्माण है तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जुड़वा स्तंभों को मजबूत किया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार सामाजिक क्षेत्र का खर्च वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 2023 में 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सामाजिक अवसंरचना में शिक्षा की क्या स्थिति रही है भाई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देश के वृद्धि और विकास की संभावनाओं में के समृद्ध होने की उम्मीद है। सरकार के प्रयासों से स्कूलों में नामांकन अनुपात और लैंगिक समानता में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्या स्थिति रही है? वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च जीडीपी का 2.1% था, जो वर्ष 2021 में 1.6% था, यानी 2021 की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। देश भर में 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, यानी आयुष्मान कार्ड से इतने सेंटर को जोड़ा गया है और 22 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? वर्ष 2023 तक गरीबी को कम करने का सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रगति इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि संयुक्त राष्ट्र बयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005-6 में 2019-21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। ये ठीक है, सरकारी अनुमान है, लेकिन देखो रोजगार कैसे एक बहुत बड़ा संकट है, खासतौर से ऐसे लोगों के सामने जो अकुशल लोग हैं, जो अकुशल श्रमिक अर्थव्यवस्था में, इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके लिए कहीं न कहीं जो मनरेगा जैसी स्कीम थी उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। आधार ने कोविन प्लेटफॉर्म को विकसित करने और 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को खासकर से दूर दराज के इलाकों में सुशासन के एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। रोजगार की क्या स्थिति रही है? श्रम बल की भागीदारी, श्रम बाजार कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुके हैं। साथ ही बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8% से गिर करके 4.2% हो गई है 2020-21 में। तो भारत सरकार ने ये रिपोर्ट अपने दे रहा है कि कहीं कहीं बेरोजगारी दर जो है कोविड-19 के कारण से जो बढ़ी थी उसमें कमी आई है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2018-19 में जो कि 9.7% थी, वह 2020-21 में बढ़कर के 27.7% हो गई है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया था और 21 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया था। जैम ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैम ट्रिनिटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के साथ संयुक्त रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में भारत का आर्थिक प्रदर्शन क्या रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक अध्याय प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को सूचीबद्ध किया गया है।
जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में परिवर्तन, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करने की प्रतिबद्धता, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने उठाए गए कदम को शामिल है। देखो एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत आ रहा है कि लगातार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यानी आने वाला 2024 तक होगा ना, 2024-25 तक, उसमें बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन आने की संभावना है। अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कार्बन जो डीजल पेट्रोल है इसके में कमी आएगी, इसके खपत में, और इसके कमी से कहीं ना कहीं कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें भी कमी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इसमें प्रदर्शन क्या रहा है भारत सरकार का और लक्ष्य क्या रहा है? भारत अब वर्ष 2023 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस चीज के लिए? उत्सर्जन का। और वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% सच्चाई विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी भारत सरकार ये करेगी 2023 तक जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जैसे अभी तक सबसे ज्यादा कोयले के खपत से आप चुका जो है विद्युत का उत्पादन होता है, फिर उसके बाद इसमें परमाणु ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल हो गया है, फिर आपका ये क्या कहते हैं सीएनजी से भी हम लोग कहीं कहीं पर उत्पादन कर रहे हैं, जल विद्युत ऊर्जा का जो है, ज्वारी ऊर्जा है। तो अब जो है स्वच्छ ईंधन यानी जो विद्युत का उत्पादन है कोयले से कमी करके अन्य संसाधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे देखा आप कहीं हर राज्य लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा प्लांट के तहत विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करें। तो भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से लगभग 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से स्थापित क्षमता 500 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है। तो ये देखो ये भविष्य की बात है, कितना अर्जित कर पाएंगे वो भविष्य में देखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो UNFCCC आपका सम्मेलन करता है COP26 के अवसर पर ग्लासगो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से शामिल करने के लिए लाइफ पर्यावरण हेतु जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया गया है। किस चीज का? लाइफ पर्यावरण हेतु जीवन शैली। नवंबर, तो एक सवाल है ये कि लाइफ अभियान किससे जुड़ा है भाई? तो जान रखिएगा पर्यावरण से। नवंबर 2022 में भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया था। आरबीआई ने 4000 करोड़ रुपए की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की 2 किस्तों की नीलामी की है। सर्वेक्षण में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर वर्ष 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की भारत की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत पिछले 7 वर्षों में 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक प्रमुख मीट्रिक स्थापित गौर सौर ऊर्जा क्षमता 61.6 गीगावाट थी। कृषि के क्षेत्र की आइए स्थिति देखा जाए। भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में 4.6% औसत वृद्धि दर देखी गई है। इससे कृषि को देश के समग्र प्रगति और विकास, खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण योगदान में सक्षम बनाया है। हाल के वर्षों में भारतीय कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है और 2021 से 22 में निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों के कारण कृषि क्षेत्र में तेजी देखी गई है। फसल और पशुधन उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना पर तय किया जाना है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, मशीनीकरण एवं बागवानी और जैविक खेती को बढ़ावा देना। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है सकारात्मक। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है और 2021-22 में 315.7 मिलियन टन उत्पादन हुआ है।
वर्ष 2022-23 में केवल खरीफ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 149.9 मिलियन टन उत्पादन अनुमानित है। वहीं पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से लेकर के 2020-21 तक औसत खरीफ उत्पादन जो है से यह अधिक है। साथ ही भारत सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए NFSA 2013 के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है आपका NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, जैसा कि देख रहे हैं आप, कोविड-19 के दौर में भारत सरकार इसके तहत मुफ्त अनाज वितरित की है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ने किसानों को उनकी उपज 1.74 करोड़ किसानों को 2.39 लाख व्यापारियों को कवर करते हुए के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी पारदर्शी बोलो प्रणाली स्थापित की है। तो जो इन्हें मार्केट डेवलप किया गया था ऐप के थ्रू कि आप कहीं पर भी किसी भी मंडी का रेट घर बैठे आप जान सकते हैं इसके तहत, तो इससे किसानों को लाभ पहुंचा है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2021 में अपने 75वें वर्ष में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किए जाने के बाद भारत पोषक अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी है। तो देखो, भारत सरकार जो है इस साल बहुत प्रयास किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। आप देखेंगे कि भारत के जो कृषि मंत्री गहलोत जी हैं, उन्होंने लगातार मोटे अनाज पे इधर भी काफी चर्चा की है। तो हम पोषक अनाजों पर उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात मोटे अनाज के उत्पादन पर भारत सरकार का विशेष ध्यान है। औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति रही है इस वित्तीय वर्ष में? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र 2022-23 की पिछली छमाही के लिए द्वारा सकल मूल्यवर्धन GVA जो 3.7% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक की छमाही में हासिल 2.8% से अधिक है। क्या प्रदर्शन रहा है? निजी अंतिम उपभोग व्यय में मजबूती आई, वृद्धि हुई है। वर्ष की पहली छमाही के दौरान निर्यात प्रोत्साहन मिला है और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जिससे निवेश मांग में वृद्धि हुई है। मजबूत बैंक तथा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ने औद्योगिक विकास के लिए मांग प्रोत्साहन किया है। मांग प्रोत्साहन है तो उद्योग की आपूर्ति प्रक्रिया मजबूत रही है। तो ये इस वित्तीय वर्ष में जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। जुलाई 2021 से क्रय प्रबंधन सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दोनों में प्रक्षेपित रूप से वृद्धि हो रही है। MSME और बड़े उद्योगों दोनों के ऋण में 2 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है, अर्थात ऋण बढ़ने से निवेश बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर के वित्त वर्ष 2022-23 में 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातमाता बन गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि चीन के बाद भारत की स्थिति आई। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह 4 गुना बढ़ गया है यानी मेडिसिन सेक्टर में, और 2019-20 के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022 में 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये FDI है। किसमें? फार्मा उद्योग, फार्मा यानी मेडिसिन सेक्टर में। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए अगले 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित कैपेक्स के साथ 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की गई हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके जनवरी 2023 तक 39,000 से अधिक प्रावधानों को कम तथा 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया 2
अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र एवं 12 सेवा क्षेत्र शामिल है। तो ये भी एक सवाल है कि मेक इन इंडिया 2 में कितने सेक्टर शामिल हैं भाई? तो इसमें 27 सेक्टर शामिल हैं, जिसमें से 15 विनिर्माण क्षेत्र के हैं और 12 जो है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र के। सेवा क्षेत्र में भारत का आर्थिक प्रदर्शन कैसा रहा? तो भारतीय सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2022 में 8.4% की तुलना में 2023 में 9.1% बढ़ने की उम्मीद है। प्रदर्शन क्या रहा है पिछले साल में? तो जुलाई 2022 में क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI सेवाओं में सर्वाधिक विस्तार देखा गया है। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 4% की हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ष 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यात देशों में शामिल किया था। डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 महामारी के दौरान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण लचीला रहा है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष 2021 और 2022 के बीच 50% की वृद्धि के साथ महामारी पूर्व आवास बिक्री स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। पर्यटन क्षेत्र में होटल अधिभोग दर अप्रैल 2021 में 30 से 32% के सुधार के साथ नवंबर 2022 में 68 से 70% हो गई है, जिससे वित्त वर्ष 2023 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के साथ पुनरुद्धार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव ला रहे हैं। भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2025 तक सालाना 18% के दर से बढ़ने का अनुमान है। वाय क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन, जो एक्सटर्नल एरिया है उसमें क्या प्रदर्शन है भारत का? हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण भारत के वाय क्षेत्र में वैश्विक परिस्थितियों के सामना कर रहा है। भारत ने अपने बाजारों में विविधता लाने का कार्य किया है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब को किए जाने वाले अपने निर्यात में वृद्धि की है। प्रदर्शन क्या रहा है? तो भारत चालू खाता 2023 का जो दूसरी तिमाही है 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जीडीपी का 4.4% घाटा दर्ज किया गया, जबकि 2022 की दूसरी तिमाही में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि जीडीपी का 1% घाटा था। तो देखो इसमें निर्यात की स्थिति में हम लोग घाटे में गए हैं, तो ये बहुत बड़ा घाटा है, जिसमें जीडीपी का 4.4% घाटा प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण था कि 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च व्यापारिक घाटा शुद्ध निवेश आय में वृद्धि था। अपने बाजार का आकार बढ़ाने और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं निर्यात को बढ़ाने के लिए। वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने के साथ विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है और सेवा निर्यात के बाद प्रेषण वाय वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीनों की इस आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके बावजूद भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक भी था। तो ये जो है देखने की चीजें मिली हैं। तो ये बेसिक जो महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हमने आपसे आज बातें की इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को। तो इसको एक बार जरूर जो है देखिए और समझिए, और इसको लेकर के हम प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आएंगे। लगभग 20, 25, 30 सवाल जो भी इससे बन सकते हैं आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसको जो है हम जरूर लेकर आएंगे आपके बीच में। तो ये क्लास कैसी रही एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं मित्रों। अगर अच्छी आए तो एक शेयर जरूर करिएगा। ये जो है मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जो है आप शेयर जरूर करिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से जल्दी ही बजट भी आपके सामने हम लाने वाले हैं। तो अगला लेक्चर हमारा बजट का होगा। तब तक के लिए नमस्कार।